कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज 25 अक्टूबर 2025 है और हम पिछले 2 दिनों मतलब 23 और 24 अक्टूबर की सबसे अहम कानूनी खबरों की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास करीब 20 प्रमुख घटनाओं और अदालती फैसलों का विश्लेषण करने के लिए काफी कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है कानूनी दुनिया में। शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से। उत्तर प्रदेश का वो जो धर्मांतरण विरोधी कानून है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए हैं। कोर्ट का कहना है कि इसकी कुछ शर्तें थोड़ी ज्यादा ही सख्त है। हाँ, और खासकर वो जो नियम है कि धर्मांतरित व्यक्ति का पूरा विवरण प्रकाशित करना होगा, उसको लेकर कोर्ट ज्यादा चिंतित लग रहा है। कोर्ट ने इशारा किया है कि इसकी जांच करनी पड़ेगी, वो भी ये देखते हुए कि भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब निजता का अधिकार और कानून के बीच का मामला फिर से। बिल्कुल, प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि कोर्ट इन प्रावधानों और व्यक्ति की निष्ठा, उसकी स्वतंत्रता, इनके बीच एक संतुलन बनाने पर विचार करेगा। ये देखना होगा आगे क्या होता है। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट से ही एक और खबर। आपको याद होगा वो चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाली घटना। हाँ, वो कैसे भूल सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA ने उस वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट उस पर 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के गुस्से या व्यवहार का नहीं है, ये सीधे सीधे न्यायपालिका की अवमानना से जुड़ा है और वकीलों का कोर्ट में कैसा आचरण होना चाहिए, इस पर भी रोशनी डालेगा। देखते हैं कोर्ट का रुख क्या रहता है। और 27 अक्टूबर को ही एक और अहम सुनवाई है, दिल्ली दंगों से जुड़े मामले। शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट उसी दिन सुनवाई करने वाला है। हाँ, इन दोनों मामलों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे UAPA जैसे सख्त कानूनों के तहत जमानत की शर्तों और उसकी प्रक्रिया से जुड़े हैं। UAPA में जमानत मिलना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, उसका असर इस कानून की व्याख्या पर पड़ सकता है। दिवाली भी नजदीक आ रही है, तो पटाखों पर बहस कैसे पीछे रह सकती है। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने NCR में पटाखों पर लगे बैन को कमजोर करने वाले अपने ही एक पुराने आदेश पर सवाल उठा दिया है। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन दिखाता है कि ये मुद्दा कितना पेचीदा है। एक तरफ पर्यावरण और लोगों का स्वास्थ्य है, दूसरी तरफ सांस्कृतिक प्रथाएं, लोगों की रोजी रोटी। तो ये संतुलन बनाने की जो कानूनी जद्दोजहद है, वो लगातार चलती रहती है। कोर्ट शायद फिर से विचार कर रहा है। चलिए अब हाईकोर्ट की तरफ चलते हैं। केरला हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। जाने माने एक्टर मोहन लाल को हाथी दांत रखने के लिए राज्य सरकार ने जो ओनरशिप सर्टिफिकेट दिया था, कोर्ट ने उसे ही अवैध घोषित कर दिया है। कहा है कि ये सर्टिफिकेट कानूनी तौर पर टिक नहीं सकता। ये बहुत बड़ा फैसला है। ये दिखाता है कि वन्यजीव संरक्षण कानून कितने सख्त हैं और कितने प्रभावी भी। चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा या प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। ये संदेश बिल्कुल साफ है। तो अब क्या होगा? क्या सरकार फिर से कोशिश कर सकती है? हाँ, कोर्ट ने कहा है कि सरकार अगर चाहे तो उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाकर नियमों के तहत नया नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, लेकिन पिछला वाला तो गया। तमिलनाडु में भी चुनावी माहौल बन रहा है। चुनाव आयोग ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया है कि राज्य में वोटर्स लिस्ट का जो स्पेशल संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SIR होता है, वो 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जानकारी तब आई है जब T नगर में बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम लिस्ट से हटने के आरोप लग रहे थे। देखिए, वोटर्स लिस्ट का सही और पारदर्शी होना किसी भी निष्पक्ष चुनाव के लिए सबसे बुनियादी जरूरत है। तो इस रिवीजन पर सबकी नजर रहेगी कि ये कितना निष्पक्ष होता है। दिल्ली हाई कोर्ट से एक बहुत ही अहम और कड़ी टिप्पणी आई है। एक 17 साल की लड़की से बलात्कार के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, दोस्ती बलात्कार या हिंसा का लाइसेंस नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ही मजबूत और जरूरी टिप्पणी है। अक्सर ऐसे मामलों में दोस्ती या जान पहचान का हवाला देकर बचाव करने की कोशिश की जाती है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि रिश्ता कोई भी हो, वो हिंसा का बहाना नहीं बन सकता। कोर्ट ने FIR में देरी की दलील को भी नहीं माना। हाँ, कोर्ट ने माना कि लड़की डरी हुई थी, सदमे में थी, इसलिए देरी हुई। ये पीड़ित के नजरिए को समझने की कोशिश है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक चलते हैं अब। चितापुर में RSS का एक मार्च प्रस्तावित था, उसको लेकर कुछ तनाव की स्थिति बनी हुई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्थिति को तनावपूर्ण माना है और राज्य सरकार के फैसले को अभी टाल दिया है। और क्या निर्देश दिया है कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा है कि 28 अक्टूबर को आयोजकों और अधिकारियों के बीच एक शांति बैठक होनी चाहिए।
ये दिखाता है कि कोर्ट कैसे संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी। शांति बैठक का निर्देश देना एक सुलझा हुआ कदम लगता है ताकि बातचीत से हल निकले। केरला हाई कोर्ट से एक और सकारात्मक खबर है, खासकर समानता के अधिकार को लेकर। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई को निर्देश दिया है कि वो राज्य सरकार के उस अनुरोध को मंजूरी दे जिसमें सभी लॉ कॉलेजों में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए 2 सीटें आरक्षित करने की बात कही गई है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। कोर्ट ने थोड़ी नाराजगी भी जताई कि इसमें इतनी देर क्यों हो रही है। कहा अनंत काल तक इंतजार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा कोर्ट ने। ये ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अक्सर ऐसी अच्छी पहल प्रक्रिया में ही उलझ कर रह जाती हैं। कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी था। और दिल्ली हाई कोर्ट से ही किराएदारी से जुड़ा एक फैसला है जो शायद बहुत से मकान मालिकों और किराएदारों के लिए मायने रखता है। कोर्ट ने कहा है कि अगर मकान मालिक अपनी वास्तविक जरूरत यानी बोनाफाइड नीड के आधार पर संपत्ति खाली करवाना चाहता है तो किराएदार उस जरूरत की सच्चाई पर सवाल नहीं उठा सकता। अच्छा, ये तो मकान मालिकों के हक में जाता हुआ फैसला लग रहा है। हाँ, ये मकान मालिक के अधिकारों को मजबूती देता है, खासकर जब वो वाकई अपनी जरूरत के लिए संपत्ति वापस मांग रहे हो। अक्सर किराएदार इसी बात पर सवाल उठाकर मामले को लंबा खींचते हैं, तो शायद इससे ऐसे मामलों में कुछ तेजी आएगी। चलिए अब अदालतों से थोड़ा हटकर पूरी कानूनी प्रणाली और रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ देखते हैं। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि देश के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौजूदा सीजेआई जस्टिस बीआर गवई अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। जी हाँ, ये प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। केंद्र सरकार ने मौजूदा सीजेआई से उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश मांगी होगी और परंपरा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज ही अगले सीजेआई बनते हैं। तो इस हिसाब से जस्टिस सूर्यकांत का नाम सबसे आगे है। बिल्कुल, जस्टिस सूर्यकांत ही अगले सीजेआई हो सकते हैं। उन्हें न्यायपालिका का विवेक रक्षक भी कहा जाता रहा है। उनकी नियुक्ति अहम होगी। नियुक्ति की बात चल ही रही है तो सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन का मामला भी गरमाया हुआ है। पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने हाल ही में जो सीनियर एडवोकेट बनाए गए हैं उस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। हाँ भाई, भतीजावाद और पक्षपात के गंभीर आरोप लगे हैं। और अब बार काउंसिल ने कहा है कि वो इन आरोपों की जांच करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीनियर एडवोकेट का पदनाम बहुत प्रतिष्ठित होता है। अगर प्रक्रिया पर ही सवाल उठेंगे तो पूरी व्यवस्था की साख पर असर पड़ता है। बार काउंसिल का जांच का फैसला सही दिशा में कदम है। उन्होंने हाई कोर्ट से प्रक्रिया का ब्यौरा भी मांगा है। तकनीक और कानून का एक और संगम। सोशल मीडिया पर कंटेंट हटाने को लेकर सरकार ने नियम थोड़े और सख्त कर दिए हैं। हाँ, ये एक्स जो पहले ट्विटर था के साथ जो सरकार का विवाद चल रहा था उसी के बाद आया है। अब क्या बदलाव हुआ है? अब केवल सीनियर ब्यूरोक्रेट्स या पुलिस अधिकारी ही कंटेंट हटाने का आदेश दे सकेंगे और सबसे अहम बात, उन्हें लिखित में कारण बताना होगा कि कंटेंट क्यों हटाया जा रहा है। अच्छा, तो इससे थोड़ी जवाबदेही बढ़ेगी शायद। उम्मीद तो यही है कि आदेश मनमाने ढंग से ना दिए जाएं। पारदर्शिता लाने की कोशिश है। देखना होगा कि जमीन पर इसका असर क्या होता है। अब कुछ अपराध और धोखाधड़ी से जुड़ी खबरों पर आते हैं। भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के लिए बड़ा झटका है। बेल्जियम की एक अदालत ने उसे भारत प्रत्यार्पित करने की मंजूरी दे दी है। ओह, ये तो बहुत बड़ी खबर है। पीएनबी घोटाले मामले में भारतीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी जीत कह सकते हैं इसे। कोर्ट ने माना है कि भारत में उसे टॉर्चर या अनुचित ट्रायल का खतरा नहीं है। ये भारत की न्याय प्रणाली पर एक तरह का भरोसा भी दिखाता है। तो क्या अब वो भारत आ जाएगा? देखिए, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया थोड़ी लंबी और जटिल होती है। अभी शायद कुछ और कानूनी औपचारिकताएं बाकी हों, लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है उसकी वापसी की दिशा में। उधर बॉलीवुड से एक चौंकाने वाली खबर है। एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ के खिलाफ हरियाणा में 5 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। क्या? किस मामले में? उन पर आरोप है कि वो एक ऐसी सोसाइटी के ब्रांड एम्बेसडर थे जिसने लोगों से पैसा दोगुना करने का वादा किया और फिर गायब हो गई। ओह, ये सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट वाला मामला फिर से। ये सवाल उठता है कि क्या सेलिब्रिटीज की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जिस चीज का प्रचार कर रहे हैं उसकी थोड़ी जांच पड़ताल कर लें? हाँ, क्योंकि लोग अक्सर उनके नाम पर भरोसा करके ही पैसा लगा देते हैं। बिल्कुल, ये निवेशकों की सुरक्षा का भी सवाल है और सेलिब्रिटी की जवाबदेही का भी। धोखाधड़ी का एक और खतरनाक रूप सामने आया है, वो भी हरियाणा से ही, साइबर क्राइम का। कुछ ठगों ने सुप्रीम कोर्ट के नकली आदेश का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट का नकली आदेश? हाँ, और उसके जरिए एक बुजुर्ग दंपति को डिजिटली गिरफ्तार कर लिया और उनसे 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए।
ये तो मतलब अविश्वसनीय है। डिजिटली गिरफ्तार, ये क्या तरीका है? पता नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा डर बनाया कि दंपत्ति ने पैसे दे दिए। ये दिखाता है कि साइबर अपराधी कितने शातिर हो गए हैं। वो आधिकारिक संस्थाओं का नाम इस्तेमाल करके लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। लेना ही चाहिए था। ये बहुत गंभीर मामला है, सबको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी ऐसे दावे पर आंख बंद करके भरोसा न करें। कॉर्पोरेट जगत में भी कानूनी उठापटक जारी है। NCLT बेंगलोर ने बायजूस के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की एक याचिका खारिज कर दी है। कौन सा मामला है ये? RP ने आकाश इंस्टीट्यूट की EGM और राइट्स इशू पर रोक लगाने की मांग की थी। NCLT ने वो मांग खारिज कर दी। ये बायजूस और आकाश के बीच जो खींचतान चल रही है उसमें एक अहम मोड़ है। फिलहाल तो आकाश के मैनेजमेंट को राहत मिली है। दिवाली से पहले एक और मामला। एक वकील ने NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है, जहरीले पटाखों से सेहत और जानवरों को होने वाले खतरों का हवाला देते हुए। हाँ, ये मुद्दा हर साल उठता है। याचिका में मांग की गई है कि इस पर एक राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन हो और कुछ रेगुलेटरी कार्रवाई की जाए। ये फिर वही बात आ गई, सांस्कृतिक महत्व बनाम पर्यावरण और स्वास्थ्य, संतुलन खोजना बहुत जरूरी है। देखते हैं NHRC इस पर क्या करता है। और अंत में जम्मू कश्मीर से एक अपडेट है। पिछले साल वैष्णो देवी में जो भूस्खलन हुआ था, जिसमें 34 तीर्थयात्रियों की दुखद मौत हो गई थी। हाँ, बहुत ही भयानक हादसा था वो। उस मामले में एक स्थानीय अदालत ने पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR मांगी है। ये जरूरी है। पता चलना चाहिए कि उस हादसे के बाद क्या कार्रवाई हुई, किसकी जिम्मेदारी तय हुई, और सबसे जरूरी, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ATR तलब करना सही दिशा में कदम है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ सबसे अहम कानूनी सुर्खियां और उनके पीछे की बातें। सुप्रीम कोर्ट के बड़े संवैधानिक सवालों से लेकर हाई कोर्ट के जमीनी फैसलों तक और साइबर क्राइम के नए खतरों से लेकर कॉर्पोरेट विवादों तक काफी कुछ हुआ है। बिल्कुल। इन सब मामलों को एक साथ देखें तो एक बात साफ नजर आती है, कानून स्थिर नहीं है। ये समाज, टेक्नोलॉजी और हमारी समझ के साथ लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। निजता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, समानता, जवाबदेही, इन सब के बीच संतुलन बनाने की कोशिश हर जगह दिख रही है। अब देखना यह है कि ये मामले आगे क्या रुख अख्तियार करते हैं। आज कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हम इन सभी मामलों पर नजर बनाए रखेंगे।